नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्ट्रीट टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। हम लोगों ने अभी व्यक्तित्व को पढ़ा, काफ़ी विस्तृत रूप में पढ़ा। व्यक्तित्व से रिलेटेड ही टॉपिक है आपका व्यक्तिगत भिन्नता का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्यक्तिगत भिन्नता। अच्छा, देख लेते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं या जितने भी प्राणी हैं वो सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं, है ना। कैसे भिन्न होते हैं? तो कोई शारीरिक रूप से भिन्न होता है ना। शारीरिक सबकी शारीरिक बनावट अलग होती है। कोई मानसिक रूप से भिन्न होता है, किसी का बुद्धि का लेवल कुछ है, किसी का स्मृति लेवल कुछ है, किसी का ध्यान कुछ है ना। किसी का अभिवृत्ति कुछ किसी टाइप की है, किसी का कल्पना स्तर कुछ है, किसी का चिंतन स्तर कुछ है। सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, चाहे वो शारीरिक रूप हो, चाहे वो आपका मानसिक रूप हो, चाहे सामाजिक स्थिति को ले लीजिए। कोई समाज में ज़्यादा मिलनसार होता है, कोई समाज विरोधी होता है, किसी के लिए समाज ही सब कुछ होता है ना। वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाते हैं। चाहे सामाजिक चाहे व्यक्तिगत रूप से उसके व्यक्तित्व को देख लिया जाए तो व्यक्तित्व में भी उसके आने जाने का तरीका, उसके उठने बैठने का तरीका, उसकी बातचीत का तरीका सब एक दूसरे से डिफरेंट होता है। यहाँ तक कि जो वैयक्तिक भिन्नता पे मनोवैज्ञानिक अध्ययन जिन्होंने किया है, फ्रांसिस गाल्टन ने, इन्होंने ही सर्वप्रथम वैयक्तिक भिन्नता का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था, है ना। और इसीलिए इन्हें वैयक्तिक भिन्नता का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि दो सगे भाई हों या दो जुड़वां सगे भाई हों, ठीक है, जुड़वां बच्चों का अध्ययन किया और ये अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकाला कि दो जुड़वां जो भाई बहन हों या भाई भाई हों वो भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर शारीरिक बनावट कहीं मैच कर रही है जुड़वां बच्चों की तो मानसिक स्तर नहीं मैच कर रहा है, उनका सामाजिक स्तर मैच नहीं करता है, उनका व्यवहारिक स्तर नहीं मैच कर रहा है ना। तो यहाँ इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट है, किसी न किसी रूप में डिफरेंट है। कोई ना एक ऐसा गुण जरूर मिल जाएगा जिसका मापन करने पर ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न है ना। बौद्धिक स्तर में देख लीजिए, कोई मूढ़ बुद्धि होता है, कोई जड़ बुद्धि होता है ना। कोई मंद बुद्धि है, कोई सामान्य है, कोई विशिष्ट है, कोई प्रतिभाशाली है, सब एक दूसरे से डिफरेंट है ना। अच्छा, ये जो चैप्टर है व्यक्तिगत भिन्नता का, इसे क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि वर्तमान में जो बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, आज जो शिक्षा का उद्देश्य दिया जा रहा है कि सभी बच्चे जो हैं वो समान रूप से पढ़ें, शिक्षा का समान परिणाम आए, तो उसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है एक शिक्षक के लिए। तभी वो कक्षा का प्रबंधन कर पाएगा, तभी वो शिक्षण विधियों का निर्धारण कर पाएगा। जब वो जानेगा कि प्रत्येक बच्चे में कौन सा विशिष्ट गुण है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दे पाएगा। क्योंकि सब बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है, कोई जल्दी गामक क्रियाओं को देख लीजिए, कोई बच्चे जल्दी चलने लगते हैं, कोई देर में चलते हैं। तो ये क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। पूरा टॉपिक आज की वीडियो में क्लियर हो जाए ऐसा सोच रहे हैं हम, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया था 1823 में विस्सेल महोदय ने। किसने किया था? विस्सेल महोदय ने किया था। और उसके बाद कैटल ने भी किया है, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता का अगर जनक कहा जाए कौन है, तो कौन है? आपके फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता। क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? मनोविज्ञान। और व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो किया है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया, वो किसने किया है? फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। परीक्षा में भी प्रश्न यही आ जाता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का जन्मदाता कौन है, व्यक्तिगत भिन्नता शब्द किसने दिया है, तो फ्रांसिस गाल्टन का ही नाम आता है। क्योंकि ये इन्होंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है इस पर, ठीक है, याद रखना। चूँकि इसीलिए, और जो इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता शब्द दिया था वो किसमें दिया था, या व्यक्तिगत भिन्नता की अवधारणा दी थी, तो ये इन्होंने अपनी एक पुस्तक इन्होंने लॉन्च की थी। कब लॉन्च की थी? तो 1869 में की थी। 1869 में इन्होंने ये पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक प्रकाशन में आई और उसमें हेरिडिटी जीनियस, ठीक है, उसका क्या नाम था? हेरिडिटी जीनियस, जिसमें इन्होंने वैयक्तिक भिन्नता शब्द का प्रयोग किया था। वैयक्तिक भिन्नता क्या है, इस पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो प्रश्न आता है इनकी फेमस पुस्तक कौन सी है, तो हेरिडिटी जीनियस है। इसमें इन्होंने वैयक्तिक भिन्नता
पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और ये बुक कब लॉन्च हुई? तो 1869 में लॉन्च हुई। ठीक है, अब देखते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता है क्या। तो इस पर चाहे हम वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ मान लें, ठीक है, और चाहे इसको हम डेफिनेशन मान लें, चूँकि टाइलर महोदय की डेफिनेशन भी है। टाइलर महोदय ने सबसे अच्छी तरीके से वैयक्तिक भिन्नता को डिफाइन किया है। ठीक है, देखो हम वैसे तो जानते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता क्या है। जब हम कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, व्यक्तित्व के आधार पर, किसी भी आधार पर एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, वही उसे क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो टाइलर महोदय ने भी क्या कहा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रंग रूप में, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, शारीरिक बनावट में कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई दुबला होता है, कोई मोटा होता है ना, शारीरिक बनावट में, विशिष्ट योग्यताओं में, किसी को गीत गाना, कोई बहुत अच्छा गायक होता है, कोई बहुत अच्छा डांसर होता है, कोई बहुत अच्छा तैराक होता है, कोई बहुत अच्छा धावक होता है, कोई बहुत अच्छा प्लेयर होता है। तो ये क्या होती है? हमारी विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। बुद्धि में कोई जड़ बुद्धि है, कोई मंद बुद्धि है, कोई सामान्य है, कोई विशिष्ट है, कोई प्रतिभाशाली है। हमारी रुचि में ज़रूरी नहीं किसी को कुछ पसंद है, किसी को दौड़ना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो रुचियाँ हम लोगों की क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। स्वभाव में कोई हंसमुख होता है, कोई निराशावादी होता है, कोई आशावादी होता है। स्वभाव तथा उपलब्धियों में, उपलब्धियाँ क्या होती हैं? जो हम अपने जीवन में क्षेत्र विशेष में हासिल करते हैं। ठीक है, जैसे एक लड़का है, वो गणित में पढ़ने में अच्छा है, वो 99% नंबरों से पास हुआ, तो क्या है? गणित में इसकी उपलब्धि है। उपलब्धियों में तथा व्यक्तित्व के अन्य गुणों में, और व्यक्तित्व में जितने भी पक्ष शामिल हो जाते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांवेगिक हो, है ना, तो व्यक्तित्व के अन्य गुणों में भिन्नता से है। यानी वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी गुण में हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये टाइलर महोदय की डेफिनेशन है। उसके बाद देखिए स्किनर महोदय की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, हमारे व्यक्तित्व में जितने भी पक्ष शामिल हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा पहलू आ सकता है, ऐसा कोई भी एक ऐसा पहलू आ सकता है, संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी एक ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन किया जा सके, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे आपकी अभिवृत्ति हो, चाहे आपकी रुचि हो। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा पहलू आ जाएगा जिसको आप माप सकते हो। ठीक है, कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति से इस प्रकार से भिन्न है। ये किसकी डेफिनेशन है? स्किनर महोदय की है। उसके बाद एक डेफिनेशन है जेम्स ड्रेवर की है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि एक समूह के सदस्यों की, कोई समूह है, हम सभी लोग समूह में रहते हैं, ठीक है, एक समूह के सदस्यों की मानसिक और शारीरिक विशेषताओं में, जो भी उनकी शारीरिक विशेषताएं हैं और जो भी उनकी मानसिक विशेषताएं हैं, औसत से अधिक असमानता, जब औसत से ज़्यादा असमानता हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन है, जिसमें सबसे प्रमुख डेफिनेशन जो है वो टाइलर महोदय की, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वैयक्तिक भिन्नता को डिफाइन किया। उसके बाद आपकी स्किनर महोदय की है। ठीक है, ये परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद अब हम देखेंगे कि वैयक्तिक भिन्नता कितने प्रकार की होती है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत 2 प्रकार की विभिन्नता मुख्य है। मुख्यतः व्यक्तिगत विभिन्नता के 2 ही प्रकार हैं। वो 2 प्रकार कौन से हैं? एक है अंतःवैयक्तिक और दूसरा है अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक क्या होता है? अंतःवैयक्तिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल। अंतःवैयक्तिक क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने आप में ही भिन्न हो। ठीक है, जैसे खेल है तो खेल में कई सारे खेल होते हैं, क्रिकेट होता है, बैडमिंटन होता है, टेबल टेनिस होता है, हॉकी होता है, उनमें से कोई एक चीज़ हमें पसंद आती है। ऐसे कई सारे व्यंजन हमारे सामने रख दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक चीज़ हमें पसंद होती है। इतने सारे कलर्स हैं, उन कलर्स में कोई एक चीज़ हमें पसंद होती है। तो क्या है? हम अपने आप में ही भिन्न हैं, है ना। हो सकता है हमारा IQ लेवल अच्छा हो तो हमारा जो स्मृति का लेवल है या धारण करने की क्षमता वो वीक हो। तो ये क्या होता है? हम अपने आप में भिन्न हैं, है ना, अपनी मानसिक शक्तियों से ही भिन्न हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? अंतर्वैयक्तिक, जहाँ हम दूसरों से भिन्न होते हैं। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है? जहाँ हम दूसरों से भिन्न होते हैं,
जहाँ अब यहाँ क्या है, तुलना होने लगेगी। जैसे स्टूडेंट हैं वो शिक्षक की तुलना करने लगते कि नहीं फला मैम ज़्यादा अच्छा पढ़ाती, वो सर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते, उनके रहने का तरीका अच्छा, उनकी बात करने का तरीका अच्छा है। यहाँ क्या होता है, अंतर व्यक्ति का मतलब होता है जहाँ हम दूसरों से भिन्न हों। ठीक है, आपको कुछ पसंद है, हमें कुछ पसंद है, आप कुछ कार्य करते हो, हम कुछ कार्य करते हैं। हमारा व्यक्तित्व अगर ले लेते तो मान लीजिए हमारा व्यक्तित्व अंतर्मुखी है, आपका बहिर्मुखी है। रुचि में ले लीजिए, आपको खेल में रुचि है, हमको खेल में रुचि नहीं है। तो ये क्या है, जहाँ हम दूसरों से भिन्न होते हैं उसको अंतर्वैयक्तिक बोलते हैं, और जहाँ हम अपने आप में भिन्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतःवैयक्तिक। अंतः का मतलब है अपने आप में भिन्न होना। ठीक है, हमारी कोई मानसिक शक्ति तेज है तो कोई कम है, तो ये क्या होता है, अपने आप में भिन्न होना। आगे देखते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता के जो अन्य प्रकार हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे शारीरिक विभिन्नता, जहाँ हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है ना। तो ये क्या होती है, शारीरिक विभिन्नता होती है। उसके बाद देखो मानसिक विभिन्नता देख लेते हैं। मानसिक रूप से हम एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कोई मंद बुद्धि है, कोई सामान्य बुद्धि है, ठीक है, कोई विशिष्ट बुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली है। तो हम मानसिक रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं, वो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रकार है। उसके बाद देख लीजिए सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक रूप से कोई समाज प्रिय होता है, समाज प्रिय होता है, ठीक है, कोई समाज विरोधी होता है। तो सामाजिक रूप से हम कोई जल्दी समाज में घुल मिल जाता है तो किसी को समाज में जाना पसंद नहीं होता है, वो अपने आप एकांत में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो सामाजिक विभिन्नता भी होती है सामाजिक रूप से। ठीक है, सामवेगिक रूप से, संवेग देखो किसके कोई जो होता है वो ज़्यादा मिलनसार होता है ना। कोई कैसा होता है, क्रोधी होता है, कोई दयालु होता है, कोई प्रसन्नचित्त होता है, कोई आशावादी होता है, कोई निराशावादी होता है। तो सामवेगिक रूप से भी हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उसके बाद आती है गतिक विभिन्नता। गतिक विभिन्नता में देख लीजिए कि जैसे दो छोटे बच्चे हैं तो आप देखते होंगे कोई बच्चा बहुत जल्दी चलने लगता है, कोई बच्चा देर में चलता है, कोई जल्दी बैठता, कोई नहीं बैठता है। तो ये क्या होती है, गतिक विभिन्नता होती है। ऐसे नॉर्मल जीवन में भी हम लोग देख ले, किसी का काम करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत तीव्र होता है, वो जल्दी अपना काम फिनिश कर लेता है, और कोई देर में कर पाता है, उसको धीरे धीरे करने की आदत होती है। तो ये क्या होती है, गतिक विभिन्नता होती है। गतिक विभिन्नता में भी हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद है व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता। कोई अंतर्मुखी होता है ना, अंतःमुखी, कोई बहिर्मुखी होता है। अभी हम व्यक्तित्व पढ़ा चुके हैं, कोई लंब काय के अंतर्गत आता है, कोई गोल काय के अंतर्गत आता है, कोई सुडौल काय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व के आधार पर भी हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अधिगम संबंधी यानी सीखने संबंधी विभिन्नता, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर, जिसका जैसा IQ लेवल होगा, जिसकी जैसी बुद्धि होगी उस हिसाब से व्यक्ति सीखते हैं। तो कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीखता है। ठीक है, किसी को लगातार पढ़ना पसंद है तो किसी को ब्रेक लेके पढ़ना पसंद है, कोई बोल के पढ़ता है तो कोई शांत होकर पढ़ता है, कोई लिख कर याद करता है। तो सबका अपना अपना डिफरेंट है ना। तो अधिगम संबंधी, सीखने संबंधी जो विभिन्नता है उसमें भी सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक विभिन्नता। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, जैसे रुचि में अंतर होना, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। आदत संबंधी, ठीक है, किसके अंदर कैसी आदतों का, कोई किसी के अंदर स्वस्थ आदतों का यानी अच्छी आदतों का निर्माण होता है, कोई बुरी आदतों के भी शिकार हो जाते हैं। और अब होता ये है कि अच्छी बुरी आदतें तो सभी के अंदर होती हैं, लेकिन किसके ऊपर कौन आदत हावी हो जाए। ठीक है, अभिवृत्ति संबंधी कि किसका कैसा दृष्टिकोण है। थकान, ये सब क्या है, मानसिक, कल्पना, तर्क, चिंतन। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक विभिन्नताएं हैं जो सबके अंदर डिफरेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद उपलब्धि के आधार पर, अब एक कक्षा है, अब कक्षा में 30 स्टूडेंट हैं, सभी 30 स्टूडेंट ना तो 60% ला सकते हैं और ना 90% ला सकते हैं।
है ना। सबका उपलब्धि का जो मानक है वो अपना अलग अलग होता है। कोई 60% भी लाता है, कोई 70 लाता है, कोई 80 लाता है, कोई 90 लाता। इस हिसाब से उपलब्धियों के आधार पर भी विभिन्नता होती है। तो ये विभिन्नता के प्रकार है, मुख्यतः दो हैं। एक अंतर्वैयक्तिक, जहाँ हम अपने आप में ही डिफरेंट हों, और एक अंतर्वैयक्तिक, जहाँ हम दूसरों से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये अन्य प्रकार है शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, सांवेगिक विभिन्नता, जहाँ हम सांवेगिक रूप से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। गतिक विभिन्नता, व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता, अधिगम संबंधी विभिन्नता, और मनोवैज्ञानिक विभिन्नता, और उपलब्धि संबंधी विभिन्नता। ठीक है। ये विभिन्नताओं के वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार हैं। इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं या जिसके कारण वैयक्तिक भिन्नता उत्पन्न होती है। उसमें सबसे पहला जो कारक है वो आपका क्या है? वंशानुक्रम। ठीक है। वंशानुक्रम के कारण ही हम लोगों का जो शारीरिक गठन होता है, जो मानसिक संरचना होती है, शारीरिक गठन प्लस मानसिक संरचना, ये किसकी देन है? तो ये किसकी है? वंशानुक्रम की। मनुष्य की उत्पत्ति ही वंशानुक्रम की देन है ना। ये वंशानुक्रम ना हो तो कैसे उत्पत्ति होगी? तो वंशानुक्रम से हमें क्या मिल जाता है? हमारा शारीरिक गठन और मानसिक संरचना। हम कैसे हैं फिजिकली रूप से, ठीक है। हमारा रंग कैसा है, हमारा कद कैसा है, हमारा आकार कैसा है, ठीक है। दूसरा, मानसिक संरचना, हमारी मानसिक संरचना कैसी है? मानसिक संरचना कैसी है, यानी हमारे अंदर बुद्धि कैसी है, हमारे अंदर स्मृति क्या 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 लेवल है, हमारी कल्पना कैसी है, हमारे चिंतन का क्या लेवल है, हमारे अंदर तर्क करने की कितनी क्षमता है, हमारे अंदर धारण क्षमता कितनी है, ठीक है। हमारी रुचि कैसी है। तो ये क्या है? हमारी मानसिक संरचना है, मानसिक शक्तियाँ हैं ये, ठीक। तो ये कौन निर्धारित करता है? वंशानुक्रम निर्धारित करता है। तो सीधी सी बात है कि वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम है, ठीक। दूसरा क्या है? वातावरण। दूसरा कारण वातावरण, कि हम जिस जगह रहते हैं तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, ठीक है। हम कैसे क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, पठारी क्षेत्र में रहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। कैसे क्षेत्र में हम रहते हैं, उस भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है वैयक्तिक भिन्नता पर, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनका कलर अक्सर आप देखो, उनका जो रंग होता है वो गोरा होता है। जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं वो काले हो जाते हैं। या कहीं देखो, कहीं के लोग ज़्यादा उनकी हाइट ज़्यादा होती है, जैसे अफ्रीका के लोग होते हैं, ठीक है। कहीं के लोग हैं जिनका जो हाइट होती है वो कम होती है। तो ये प्रभाव किसका होता है? वातावरण का होता है। वंशानुक्रम के, देखिए, वंशानुक्रम के अनुसार जो हमें शारीरिक गठन मिला है, अगर हम उनको दो डिफरेंट वातावरण में, दो बच्चों को जो वंशानुक्रम में सगे भाई हैं, उनको दो डिफरेंट वातावरण में अगर रखते हैं तो उनकी लंबाई चौड़ाई में, उनके रंग रूप में डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो वातावरण की, और वातावरण ही निर्धारित करता है कि हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है। सामाजिक स्थिति को कौन प्रभावित करता है? वातावरण प्रभावित करता है। तो ये मुख्य दो कारक हैं जो वैयक्तिक भिन्नता को जनरेट करते हैं। एक क्या है? वंशानुक्रम, और दूसरा क्या है? वातावरण। वंशानुक्रम क्या है? जो हम अपने पूर्वजों से जो भी गुण लेकर के हमारा जन्म होता है, उन गुणों का या उन मानसिक शक्तियों का जो विकास होता है वो कहाँ होता है? वातावरण में। अगर उनको सही वातावरण मिल जाता है, सही परिवेश मिल जाता है, तो हमारी मानसिक शक्तियाँ हैं जो उनका ग्रोथ हो जाती है। और अगर हमें सही वातावरण नहीं मिलता है तो वो हमारी मानसिक शक्तियाँ जो हैं वो कैसी हो जाती हैं? कुंठित हो जाती हैं, यानी उनका सही से विकास नहीं हो पाता है। तो एक व्यक्ति जो है वो वंशानुक्रम से चाहे जितनी अच्छी योग्यता लेकर के उसका जन्म हुआ हो, लेकिन अगर उसको सही वातावरण नहीं मिलता है तो क्या होता है? उसकी वो मानसिक शक्तियाँ जो हैं वो सही से विकसित नहीं हो पाती हैं, ठीक है। एक व्यक्ति के निर्माण में वातावरण का या समाज का जो रोल है वो अद्वितीय है ना, अतुलनीय है, जिसको हम कह नहीं सकते हैं। जब तक हम समाज में, हमारा समावेशन नहीं होगा, जब तक हम समाज में मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे, समाज से नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे व्यक्तित्व का सही विकास नहीं हो सकता है। तो व्यक्तित्व का निर्धारण कहाँ होता है? समाज में। वातावरण एक ऐसी चीज़ है जहाँ क्या होता है? व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। भाई IQ लेवल तो चलो हम अपने पूर्वजों से
वंशानुक्रम के तहत लेकर आ गए, मानसिक शक्तियाँ पूर्वजों वंशानुक्रम के तहत लेकर आ गए, ठीक है। संपूर्ण व्यक्तित्व यानी मनुष्य का जो संपूर्ण व्यक्ति, मैं आज एक टीचर हूँ तो मैंने जो अपना कौशल विकसित किया है, जो अपने आप को तैयार किया, जो अपना व्यक्तित्व बनाया, वो कहाँ बना है? वातावरण में रहकर बना। दूसरों का अनुकरण किया है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मेरी जो पृष्ठभूमि है तो मेरे यहाँ सब शिक्षक ही हूँ, नहीं है। तो क्या है, मेरे ऊपर किसका प्रभाव है? वातावरण का प्रभाव है। तो पहला कारण वंशानुक्रम, दूसरा कारण वातावरण, ठीक है। तीसरा कारण लिंग भेद। अब देख लीजिए, लिंग भेद में स्त्री और पुरुष दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। दोनों लोगों की जो मानसिक क्षमताएं होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनकी जो रुचियां होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, कार्य करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, शारीरिक और जो बनावट होती है और जो विकास होता है शारीरिक और मानसिक वो भी डिफरेंट होता है। बाल विकास में हम लोग पढ़ते हैं कि लड़कियों को भार जन्म के समय कम होता है, लड़कों का भार अधिक होता है। दूसरी चीज़, लड़कियां जो होती हैं वो गामक क्रियाएं जल्दी करती हैं, लड़के देर में करते हैं। लड़कियों का जो किशोरावस्था होती है वो पहले शुरू होती है, लड़कों की बाद में शुरू होती है, ठीक है। तो क्या है, लिंग भेद भी विभिन्नता जनरेट करता है। अगला है जातीय तथा प्रजातीय। आप देख लीजिए, आपने देखो यहाँ जाति मतलब वो जाति नहीं कि हम हिंदू हैं तो मुस्लिम हो, ये जाति नहीं। यहाँ जाति मतलब आपने देखो कई सारी जनजातियाँ होती हैं, उनके रहने का तरीका अलग होता है, ठीक है। उनका समाज और परिवार समुदाय अलग होता है, वो हम लोगों के साथ मैचुअल नहीं होते हैं। तो जाति और जो प्रजातियाँ होती हैं ये भी वैयक्तिक भिन्नता जनरेट करती हैं। अगला है परिपक्वता, मैच्योरिटी। आपके जो जीन पियाजे महोदय हैं, इन्होंने मैच्योरिटी शब्द को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने क्या कहा है कि जब तक बच्चा परिपक्व नहीं होगा, या बच्चा वही सीख सकता है, उतना ही सीख सकता है जितनी की उसकी आयु हो। और परिपक्वता कैसे आती है? आयु के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्होंने कहा अगर 2 साल का एक शिशु है, ठीक है, तो वो उतना ही सीखेगा जितनी उसकी शारीरिक और मानसिक आयु है। यानी 2 वर्ष है तो वो 2 वर्ष वाला सीखेगा, उसको हम 10 साल वाला नहीं सिखा सकते। एक 10 साल के बालक को अगर चाहें कि लाओ हम उन्हें नीतिशास्त्र तर्कशास्त्र पढ़ा दें तो क्या पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो अभी उसके योग्य नहीं है, अभी वो परिपक्व नहीं है। तो परिपक्वता जो होती है वो भी आपके वैयक्तिक भिन्नता को जनरेट करती है, ठीक है, प्रभावित करती है। उसके बाद है शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए कि शिक्षा, जहाँ शिक्षा का अभाव पाया जाता है वहाँ के लोग कैसे होते हैं, और जहाँ शिक्षा ज़्यादा होती है या शैक्षिक परिवेश होता है वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट पाया जाता है। तो शिक्षा भी है जो वैयक्तिक भिन्नता जनरेट कर देती है। उसके बाद है आर्थिक स्थिति, ये भी एक कारक है। आर्थिक स्थिति कि भाई जब आर्थिक अभाव होता है तो मेन क्या होता है, जैसे अब्राहम मैस्लो का हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती तो सबसे पहले वो रोटी कपड़ा और मकान अर्जित करने का प्रयास करता है। समाज सेकेंडरी स्टेज पर आता है, बल्कि और अब्राहम मैस्लो ने समाज को तीसरी स्टेज पर रखा है, ठीक है। पहले क्या रखा था? रोटी कपड़ा यानी मूल आवश्यकता, और उसके बाद क्या? सुरक्षा रखी थी, है ना। तो आर्थिक स्थिति भी एक कहीं हद तक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है वैयक्तिक भिन्नता के लिए, कि इसमें क्या होता है, अगर स्थिति नहीं है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने केवल मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, बच्चों की परवरिश सही नहीं हो पाती है। उससे क्या होता है कि एक वैयक्तिक भिन्नता देखने को समाज में मिलती है, ठीक है। अशिक्षा का अभाव से भी वैयक्तिक भिन्नता जनरेट होती है। उसके बाद एक है महत्वपूर्ण कारक स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य जो होता है, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया तो क्या हुआ? वो दुर्बल हो गया, है ना, निराशावादी हो जाता है, उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण भी वैयक्तिक भिन्नता जनरेट हो जाती है। जैसे मान लो एक 20 साल का युवक है, एक स्वस्थ है एक अस्वस्थ है, तो स्वस्थ वाला जितना कार्य कर लेगा, जितना सोच लेगा, ठीक है, जितना एक तरीके से सकारात्मक होगा, उतना अस्वस्थ सकारात्मक नहीं हो सकता है। तो इससे भी वैयक्तिक भिन्नता जनरेट होती है। तो ये कारक हैं जिनके कारण वैयक्तिक भिन्नता जनरेट होती है, जिसमें मुख्य कारक 2 हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। उसके बाद ये अन्य कारक हैं, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्यक्तित्व को व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापे कैसे? अब प्रश्न आता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे मापा जाता है। तो उनमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने की जो सर्वश्रेष्ठ विधियां मानी जाती हैं वो ये 4 विधियां हैं, जिनमें है नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। नामित मापनी यानी हमारे अंदर हमारी बुद्धि कैसी है,
हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारी रुचि कैसी है, हमारी अभिवृत्ति कैसी है, इनको सबसे पहले नामित कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद क्रमिक, इन्हें क्रम से लगा लिया जाए कि IQ लेवल कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, इन्हें क्रम से लगा लिया जाए। यानी सबसे पहले सबसे निम्नतम रख ली जाए, उसके बाद उसका उससे उच्च, उसके बाद उससे उच्च, उसके बाद जैसे मान लीजिए हमारी बौद्धिक स्थिति अच्छी है तो फिर हमारा व्यक्तित्व कैसा है, उसके बाद हमारी रुचि कैसी है। ठीक है, तो पहले इनको क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले नामित कर देते हैं कि कौन कौन सी योग्यताएँ हमारे अंदर हैं, उसके बाद उनको क्रम में लगा लेते हैं। उसके बाद क्या है, अंतराल देख लेते हैं। ठीक है, अंतराल से उनको सेट कर लेते हैं। और सबसे लास्ट में होता है क्या, अनुपात में, कि हमारे अंदर अगर रुचि है तो किस अनुपात, किसी विशेष क्षेत्र में है तो किस अनुपात में है। तो ये क्या होती है, ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। सर्वश्रेष्ठ अनुपात मापनी जो है वो कैसी है, सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। क्यों, क्योंकि अनुपात 0 से शुरू होता है, इसका मापन 0 से शुरू होता है, बाकी सबका 0 से शुरू नहीं होता है। गिनती में होता है कि 1 से 2 से 3 से 4 से, और अनुपात हमेशा 0 से शुरू होता है। तो ये 4 सर्वश्रेष्ठ विधियां हैं। उसके बाद अन्य विधियां देख लीजिए। उसके लिए क्या होता है, परीक्षण। सबसे पहले क्या होता है अन्य विधियों में, परीक्षण, दूसरा व्यक्ति इतिहास, और तीसरा सामूहिक अभिलेख। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के परीक्षण आ जाते हैं, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, रुचि परीक्षण, मूल परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण। इनके आधार पर हम देख लेते हैं कि हमारा IQ कैसा, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारी अभिवृत्ति किन क्षेत्रों में है, हमारी रुचि कैसी है, हमारे अंदर कौन कौन से मूल्यों का विकास हुआ है, हमारी योग्यता कैसी है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, उनको मापन कर लेते हैं। नामित मापनी के तहत इनका ये जो भी परीक्षण के तहत देखते हैं कि कौन सा विशिष्टताएँ हमारे अंदर है, उनको सीरियल वाइज कर लेते हैं। ठीक है, नामित कर देते हैं। उसके बाद क्रम से लगा देते हैं। उसके बाद अंतराल देख लेते हैं कि कौन कितने अंतराल पर हमें सेट करनी है। उसके बाद उनका रेशियो निकाल लेते हैं कि कौन सी योग्यता हमारे अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अनुपात। तो पहला क्या है कि हम विभिन्न परीक्षणों के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता को माप लें। दूसरा, व्यक्ति इतिहास विधि, जिन भी व्यक्तियों की हम व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन कर रहे हैं उनका पूरा इतिहास जान लें कि उनका वंशानुक्रम क्या था, किस वातावरण में वो रहते हैं, किस प्रकार का उनका शारीरिक और मानसिक गठन है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सामूहिक अभिलेख। उसके बाद उनका सबका अभिलेख तैयार कर ले, यानी कम्युलेटिव रिकॉर्ड बनता है। पर्टिकुलर जैसे 10 व्यक्तियों पर आप अध्ययन कर रहे हो तो 10 का अलग अलग रिकॉर्ड रखना है कि उनका वंशानुक्रम कैसा था, वातावरण कैसा था, कहाँ वो रह रहे हैं, कैसा उनका शारीरिक गठन है, कितना भार है, लंबाई है, उसमें सब कुछ आ जाता है। क्या शैक्षिक योग्यता है, कि कैसे मित्र हैं, ठीक है, कैसे रिलेशन है, पारिवारिक स्थिति क्या है, ये सब किस में आ जाता है, सामूहिक अभिलेख के अंतर्गत आ जाता है। तो ये वैयक्तिक विभिन्नता को मापने की विधियां हैं। ये 4 जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ विधियां हैं। उसके बाद ये आपकी विभिन्न परीक्षणों के द्वारा हम वैयक्तिक भिन्नता को मापते हैं, व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं और सामूहिक अभिलेख यानी कम्युलेटिव रिकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। इनके आधार पर हम वैयक्तिक भिन्नता को मापते हैं। वैयक्तिक भिन्नता को मापते हैं। देखिए, वैयक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता का शिक्षा में क्या महत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वैयक्तिक भिन्नता तो हमने जान ली, अब ये शिक्षा में किस प्रकार सहयोगी होती है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शिक्षा की पाठचर्या निर्माण में। अब हम ये तो जान चुके हैं कि हर व्यक्ति बौद्धिक रूप से, सांवेगिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, रुचि के आधार पर सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, जब पाठचर्या बनाएं, सभी बालक एक दूसरे से डिफरेंट है, तो पाठचर्या जब बनाएं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाएं कि समान पाठ्यक्रम ना बनाया जाए। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसमें अधिक से अधिक बच्चों के इंटरेस्ट लेवल को या उनकी क्षमता को, योग्यता को देख करके ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। उसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में। अब शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हमें एक कक्षा में बच्चे को कितना सिखाना चाहिए। दूसरी चीज़, शिक्षा ने क्या लक्ष्य रखे हुए हैं कि बच्चों को क्या शारीरिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है। ठीक है, उनके अंदर अच्छे मूल्यों का विकास करना है, नैतिक विकास करना है। तो ये क्या है, शिक्षा के उद्देश्य हैं और इस उद्देश्य को निर्धारण करने में वैयक्तिक भिन्नता यूजफुल है। ठीक है, कि हम कैसे विभिन्न परिवेश से आए हुए बच्चों को जो वैयक्तिक रूप से डिफरेंट हैं उनको किस तरीके से
उनके शैक्षिक लक्ष्यों की हम पूर्ति करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है छात्रों के वर्गीकरण करने में। अब छात्रों का वर्गीकरण करना है कि बच्चों को अगर रुचि के आधार पर करना है तो बच्चों को क्या पसंद है। किसी बच्चे को खेलना पसंद होगा, किसी बच्चे को संगीत पसंद है, किसी बच्चे को डांस पसंद है, किसी को तैराकी पसंद है, किसी को दौड़ना पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट मानसिकता है, डिफरेंट रुचि है, उनका इंटरेस्ट लेवल है, उसके आधार पर हम छात्रों का वर्गीकरण कर लेंगे। दूसरा कि कौन बच्चे बौद्धिक रूप से अगर देखते हैं तो कौन बच्चे मंदबुद्धि हैं, कौन सामान्य बुद्धि हैं, कौन विशिष्ट है, कौन प्रतिभाशाली है, उसके आधार पर डिफरेंट कर लेंगे। तो छात्रों का वर्गीकरण हम आराम से कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कक्षा के आकार में, अब देखिए कि डिफरेंट टाइप के बच्चों को जब हम लेते हैं तो कक्षा का आकार कितना होना चाहिए। इस समय गवर्नमेंट की मानकानुसार जो आकार है वो कितना है, 40 स्टूडेंट का है। 40 स्टूडेंट पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब अगर वहाँ पे ज़्यादा ही वैयक्तिक भिन्नता देखने को मिलती है तो ऐसे में क्या होगा कि अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, और वैयक्तिक भिन्नता भी ज़्यादा है तो एक शिक्षक को समस्या होती है उन बच्चों को ट्रीट करने में। तो कक्षा का आकार जो है वो थोड़ा छोटा रखा जाए, छोटे छोटे समूहों में जिनकी जो रुचियां हैं, जिनकी जो योग्यताएं हैं वो मैच करती हुई उनको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके उनका शिक्षण कार्य कराया जाए। इससे क्या होगा कि शिक्षा के जो उद्देश्य आपने निश्चित किए हैं, शिक्षा को जो लक्ष्य रखा है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद है कि शिक्षण विधियाँ। अब देखिए जब हमने छात्रों का वर्गीकरण कर लिया कि बौद्धिक स्तर पर कौन बच्चा कैसा है, व्यक्तित्व के आधार पर कौन बच्चा कैसा है, तो अब क्या है कि हमें सिखाना है। तो हम अब कैसी शिक्षण विधियों का चयन करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम की प्राप्ति हो सके, यानी बच्चे कैसे सीखें, स्थायी सीखें। तो शिक्षण विधियों के निर्धारण, आसानी से आप शिक्षण विधियों का निर्धारण कर सकते हैं बच्चों की बौद्धिक स्थिति के अनुसार। उसके बाद अगला है शिक्षण सामग्री के चयन में। जो भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर जाते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री लेकर के जाते हैं, तो वो शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो कक्षा के अनुरूप हो, बच्चों को उससे लाभ मिले। ठीक है, कैसी सामग्री का हम चयन करें तो इस चीज़ में योगदान देती है वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, उसके बाद अगला है गृहकार्य की मात्रा में। हालांकि जो गृहकार्य वाला पैटर्न है वो कक्षा 3 तक खत्म कर दिया गया नई शिक्षा नीति में कि बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ठीक, फिर भी गृहकार्य की मात्रा में तो हम बच्चों की योग्यता, क्षमता, रुचि और बौद्धिक स्तर के अनुसार बच्चों को गृहकार्य दें और उसकी मात्रा डिसाइड करें कि कौन बच्चा कितनी, उसके अंदर किस योग्यता है, कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना गृहकार्य जो है वो निर्धारित करें, क्योंकि सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार्य नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद अगला है वैयक्तिक सहायता में। अब बच्चे डिफरेंट हैं, हमने छात्रों का वर्गीकरण कर लिया, कौन से बच्चे को बौद्धिक स्तर से डिफरेंट है, कौन रुचि के अनुसार डिफरेंट है। अब उनको जिस भी सेक्टर में समस्या हो रही है तो हम उन्हें व्यक्तिगत सहायता दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक समूह में सहायता इतना असरदायक नहीं होगी, इतनी यूज़फुल नहीं होगी जितना हम वैयक्तिक सहायता बच्चों को दे सकते हैं। तो ये है वैयक्तिक भिन्नता का शिक्षा में महत्व। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को उसके अंदर जो भी इंडिविजुअल डिफरेंट है, जो भी वैयक्तिक भिन्नता है, उस अगर वैयक्तिक भिन्नता को एक शिक्षक जान जाता है तो एक तरीके से जो शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है उस शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने में उस छात्र की मदद एक शिक्षक आसानी से कर पाएगा। अगर उसे डिफरेंट नहीं पता होगा कि बच्चा बौद्धिक रूप से कैसा है, इंटरेस्ट रूप से कैसा है, व्यक्तित्व के आधार पर वो अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, किस टाइप का है, तो बच्चा जो है ना तो टीचर से सही से अटैचमेंट कर पाएगा, ना टीचर बच्चे को सही से समझ पाएगा। अगर वो ये इंडिविजुअल डिफरेंट को समझ लेता है, छात्रों का वर्गीकरण सही से कर लेता है, तो वो आसानी से शिक्षा के जो लक्ष्य हैं उसको पूरा कर पाएगा, अधिगम के जो लक्ष्य रखा गया है उसको पूरा कर लेगा और बच्चों का सही से विकास कर पाएगा, है ना। तो ये वैयक्तिक भिन्नता थी। अब आप देखते हैं कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं जो वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर आपने वर्गीकरण कर लिया। कौन सी ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं जिनके आधार पर अधिगम को सफल बनाया जा सकता है, बच्चों के अंदर बच्चे इंटरेस्ट के साथ उन विधियों में सीखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों पर एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार कौन सी शिक्षण विधियाँ हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी कक्षा में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, हर छात्र एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ऐसे में हम जो अधिगम का लक्ष्य है उसको कैसे पूरा करें, शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारित किया उसको कैसे पूरा करें, उसके लिए जो शिक्षण विधियां हैं, इन शिक्षण विधियों का प्रयोग एक शिक्षक को करना चाहिए। जैसे किंडरगार्टन विधि,
मॉन्टेसरी प्रणाली जो कि मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी, किंडरगार्टन फ्रॉबल ने दी थी। डाल्टन प्रणाली, विनेटिका, खोज विधि को हम लोग अन्वेषण विधि भी कहते हैं, क्योंकि आपके पियाजे महोदय ने क्या कहा था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और उसे रिसर्च करने का अवसर दीजिए, खोजने का अवसर दीजिए, ठीक है, वो स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर लेगा। तो खोज विधि, खेल विधि, ठीक है, ये किसने दी थी? हेनरी कुक ने दी थी। डेकार्ली विधि, प्रोजेक्ट विधि और प्रयोजन विधि, ये सारी जो विधियां हैं, ये सारी विधियां किस पर जोर देती हैं? करके सीखने पर, डूइंग बाय लर्निंग, ठीक है, करके सीखने पर बल देती हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा क्रियाशील होकर सीखेगा, जितना ज़्यादा वो अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रयोग करेगा, उसके आधार पर वो सीखेगा, उतना उसका अधिगम कैसा होगा? स्थायी होगा। तो ये नवीन शिक्षण विधियां हैं, इनका प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए, जिससे कि शिक्षण प्रभावी होगा और अधिगम लक्ष्य की पूर्ति होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसको एक वीडियो में मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बात कहना चाहते हैं आपको कि हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान की एक शाखा है बाल विकास, उसको पढ़ रहे हैं। बाल विकास के अंतर्गत ये टॉपिक है आपका, ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता पढ़ते हैं। तो जब भी आप मनोविज्ञान को पढ़िए तो अपने आप से जोड़ के पढ़िए, अपने परिवेश से जोड़ के पढ़िए, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। और जो हम व्यवहार करते हैं समाज में, वही उसी का अध्ययन करता है मनोविज्ञान। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, रुचि के साथ पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा मनोविज्ञान को पढ़ने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।